मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। ऐसे हालातों में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हम लोग गांव में रहा करते थे। मेरे दादा दादी की मौत हो चुकी थी, लेकिन मेरे पापा बड़े ही हरामखोर थे। मेहनत मजदूरी करना जानते ही नहीं थे। शादी होने के बाद उन्होंने मेरी माँ को नौकरी करने के लिए घर से निकाल दिया था और वो उनसे कहते थे कि मुझसे मेहनत मजदूरी नहीं होती, मैं तुझे कुछ कमाकर नहीं दे सकता। तू अगर मेरे साथ गुजारा करना चाहती है तो कर सकती है, वरना तू अपने मायके वापस चली जा। मेरी माँ पिताजी की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। वो ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना तो नहीं चाहती थी, मगर वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो अपने मायके चली गई तो वहाँ पर उनकी भाभियाँ उनका बुरा हाल कर देंगी, उनको सुकून से नहीं रहने देंगी। इसलिए मेरी माँ ने यही सोचा कि उन्हें जैसे तैसे ज़िंदगी इसी घर में गुजारनी होगी। और फिर कुछ समय बाद मेरी माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी माँ इस बच्चे की खातिर भी मेरे पिता को छोड़कर नहीं जा सकती थी। अब उनके पास नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पिताजी शराबी थे। उनके शराब पीने की लत ने उनके पूरे घर को तबाह करके रख दिया था। मेरी माँ जितना कमा कर लाती, पिताजी उनसे ले लिया करते थे और वो शराब के अड्डे पर जाकर बैठ जाते थे। महंगी से महंगी शराब पिया करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने माँ को नौकरी करने के लिए घर से निकाल दिया था। इसमें उनका बहुत फ़ायदा था। वो सारा दिन शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे और मेरी माँ ऐसी हालत में भी लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। मेरी माँ को ऐसी हालत में ना तो किसी तरह का आराम मिल पा रहा था, ना कोई खुशी, और ना ही उनको खाने के लिए कुछ मिलता था। वो जिन लोगों के घरों में काम करती थी, उनके घर में अगर कभी कभी खाना बच जाता तो वो लोग मेरी माँ को खाना दे दिया करते थे। इस तरह मेरी माँ घर आने के बाद खाना खा लिया करती थी और उसमें भी थोड़ा सा खाना पिताजी के लिए बचा दिया करती थी। एक औरत गरीब इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, मगर शराबी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी माँ ने मेरे पिता को ना छोड़ने का फ़ैसला बहुत गलत किया था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेरे पिता कितने गिरे हुए इंसान थे। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही तो मेरी माँ को मजबूर कर दिया था। वो चाहे तो अपने मायके जा सकती हैं, वरना नौकरी कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही हाल में मेरे पिताजी का फ़ायदा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी माँ कभी भी अपने मायके नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी की हरकतें जानते हुए भी मेरी माँ के भाई भाभी ने मेरी माँ को घर से निकालने के लिए उनकी शादी एक शराबी के साथ कर दी थी। ये भी नहीं सोचा कि वो सारी ज़िंदगी किस तरह इस आदमी के साथ गुजारा करेगी। कुछ भाई भाभियाँ ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने घर की बहनें बोझ लगती हैं। जब बच्चों के सर पर उनके माता पिता का साया नहीं होता तो लोग उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। मेरी माँ बहुत मजबूर थी, बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे जन्म दिया था। मेरी माँ के अंदर बहुत कमज़ोरी आ गई थी। उसके बाद उन्हें मेरी भी परवरिश करनी थी। मेरे जन्म के दूसरे ही दिन मेरे पिता ने मेरी माँ को बहुत मारा था और उनसे कहा था कि जाकर पैसे लेकर आ, मुझे शराब की लत लग रही है। मेरी माँ मौत से लड़कर मुझे जन्म दे चुकी थी, तो ऐसी हालत में वो घर से निकलकर कामकाज कैसे कर सकती थी। मेरे पिता एक ऐसे इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में दरिंदा थे, जिन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया था। मेरी माँ रो रही थी, बिलख रही थी, मगर उनका कहना यही था कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं लाकर दिए तो मैं तेरी बेटी को बेच दूंगा। मेरी माँ बहुत मजबूर थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई काम काज कर सके या फिर बिस्तर से भी उठ सके। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ मुझे गोद में लेकर चलती हुई उस घर की मालकिन के पास गई जिनके यहाँ वो काम किया करती थी। वो मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। उसने जब देखा कि अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी माँ ने बच्ची को जन्म दिया है और अब वो उनके यहाँ उसको गोद में लेकर चलती हुई क्यों आ रही है, उन्होंने इस बारे में मेरी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने उनको पूरी कहानी बताई कि उनका पति किस तरह से उन पर अत्याचार कर रहा है। मालकिन को मेरे पिता पर बड़ा गुस्सा आया था और मेरी माँ पर बहुत रहम आया था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा पति ऐसा ही है तो फिर तुमने इस बच्ची को क्यों जन्म दिया? तुम्हें इस बच्ची को अपने पेट में ही मार देना चाहिए था। तुम्हारा पति शराबी है, कोई काम धंधा भी नहीं करता, तो तुम कैसे अपने और अपनी बेटी का गुजारा करोगी? मेरी माँ कहने लगी कि जिस तरह मैं पहले करती थी उसी तरह से कर लूँगी, मगर अभी आप मेरी मदद कर दो। अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपके घर पर काम करूं। आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने पति को दे सकूं। मैं काम करके आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी।
मालकिन कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मेरी माँ को थोड़े से पैसे दे दिए और मेरी माँ ने ले जाकर वो पैसे मेरे पिता को दे दिए। मेरे पिता पैसे लेकर शांत हो गए थे। उन्होंने मेरी माँ को धमकाना बंद कर दिया था और शराब के अड्डे पर चले गए थे। कुछ दिन तक मेरे पिता शराब के अड्डे से वापस नहीं आए थे। वो शराब पीने में मेरी माँ के सारे पैसे उड़ाकर आ गए थे। कुछ दिन पूरे हुए तो उन्होंने फिर से वही हरकत करनी शुरू कर दी। फिर से मेरी माँ को पैसों के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। इस घर की एक एक चीज मेरे पिता शराब के चक्कर में बेच चुके थे। अब तो इस घर में कुछ ऐसा कीमती भी नहीं बचा था जिसे मेरे पिता बेचते। वो बार बार मेरी माँ को धमकाया करते थे कि वो उनको पैसे लाकर दे, वरना वो उनकी बेटी को बेच देंगे। मेरी माँ डर जाती थी कि एक शराबी इंसान जो किसी भी हद तक गुजर सकता है, वो एक दिन अपनी बेटी को भी बेच सकता है। मेरी माँ ने जल्द से जल्द खुद को ठीक करने की कोशिश की थी और फिर वो मुझे लेकर जल्द ही लोगों के घरों में काम करने जाने लगी थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ मुझे दूध पिलाकर जल्दी से सुला दिया करती थी और अपना काम कर लिया करती थी। मालकिन को भी कोई ऐतराज नहीं होता था कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को वहां लेकर जाती थी, बल्कि मालकिन तो मेरी माँ पर बहुत तरस खाती थी। मालकिन ने जो पैसे मेरी माँ को उधार दिए थे वो भी माफ कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुमसे वो पैसे नहीं लूंगी। मेरी माँ मालकिन के घर का काम करती, अपना और मेरा गुजारा करती और बाकी के पैसे पिताजी ले लिया करते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। हालात से जंग जीतकर मेरी माँ ने मेरी परवरिश की थी और फिर मेरी उम्र 10 साल हो गई थी। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ मेरे पिता से छुपकर मेरे लिए पैसे इकट्ठे करती थी। वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनूं, अपनी माँ का सहारा बनूं और उसकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को दूर निकाल फेंक दूं। मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता की नज़रों से बहुत बचाकर रखा था। मेरी माँ को यही डर रहता था कि कहीं मेरा पिता मुझे पैसों के लिए बेच न दे। इसलिए मेरी माँ मुझे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे हमेशा अपने साथ ही काम पर लेकर जाती थी। मेरी माँ ने अब अलग अलग जगह काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने दिन का समय बांध लिया था। वो दिन में 3 घंटे दूसरे घर में काम किया करती थी और उसके बाद के 3 घंटे सरपंच जी की हवेली में काम करती थी और फिर उसके बाद के 3 घंटे दूसरी हवेली में काम किया करती थी। इस तरह मेरी माँ को लोगों के घरों का काम करते करते सुबह से लेकर रात हो जाती थी। मेरे पिता को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उनकी पत्नी कितनी मेहनत करके पैसा कमाती है और वो है कि शराब में उनकी मेहनत की कमाई उड़ा देते हैं। मेरी माँ अब इतनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ अपनी बेटी के लिए करने लगी थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अच्छे स्कूल से शिक्षा हासिल करे, मगर मैं 10 साल की हो गई थी। मैं अभी सरकारी स्कूल में जाती थी। मेरी माँ मुझे शहर में एडमिशन दिलवाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लग रहे थे। मेरी माँ ने कई बार पिताजी से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। उनसे कहा था, अब हमारी बेटी जवान हो रही है, अब तुम शराब पीना छोड़ दो। आखिर तुम कब तक ये सब करते रहोगे? एक दिन हमारी बेटी जवान होगी, हमें उसकी शादी भी तो करनी है और मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊं। मैं अपना ये सपना जैसे तैसे पूरा करके ही रहूंगी। मेरे पिता कहते थे कि बेटियों की शादी नहीं होती, उन्हें तो ससुराल जैसे नरक में झोंक दिया जाता है, जहाँ पर वो तेरे जैसे ही नौकरानियां बनती हैं। हम गरीब लोग अपनी आंखों से सपने नहीं देख सकते। सपने देखने का हक तो उन लोगों का होता है जिनके पास भारी रकम होती है। तेरे पास क्या है? तू तो खुद लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती है। मेरी माँ कहने लगी, मगर मैं मेहनत से पैसा कमाती हूँ, तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ जिसने सारी जिंदगी कोई मेहनत ही न की हो। मेरी माँ जिस हवेली में काम करती थी, उस हवेली की मालकिन बहुत पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ ने उनसे बात की थी कि वो मुझे पढ़ा दिया करें। मैं स्कूल भी जाती थी और उनसे भी पढ़ती थी। धीरे धीरे मैं जवान होने लगी। मेरी उम्र 16 साल हो गई। मैं अपने ही गांव के सरकारी स्कूल से इंटर कंप्लीट कर चुकी थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। मेरी माँ अब चाहती थी कि पिताजी अब शराब पीना छोड़ दें। अब मेरी माँ के बस की नहीं थी कि वो अपनी मेहनत की कमाई उन्हें देती रहे, इसलिए उन्होंने पिताजी को पैसे देना बंद कर दिया था। पिताजी मेरी माँ से पैसे मांगा करते थे और जब वो मेरी माँ पर हाथ उठाया करते थे तो मैं अपनी माँ को बचा लिया करती थी, क्योंकि मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपनी माँ को पिताजी के हाथों से पिटता नहीं देख सकती थी। पिताजी घर से चले गए थे और काफी दिनों तक घर वापस ही नहीं आए थे। मेरी माँ कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारा पिता कहाँ चला गया है, वो बस इसी टेंशन में रहती थी।
फिर एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने हमारे इस घर को बेच दिया है। उन्होंने अपना शराब का इतना कर्जा कर लिया था कि उन्हें अपना कर्ज उतारने के लिए हमारे घर को बेचना पड़ गया। ले देकर हमारे पास ये घर ही तो था, ये घर भी मेरे पिता ने बेच दिया था। क्योंकि गांव की ज़मीनें ज़्यादा महंगी नहीं थी, हमारा घर छोटा सा था, इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं थी, मगर ये हमारे सर पर साया बना हुआ था। अब हम लोग कहाँ जाते? बड़ी मुश्किल से हमें अपने ही गांव में एक किराए का मकान मिल गया था। मेरी माँ के लिए अब घर का किराया देना भी बढ़ गया था। पिताजी की इतनी उम्र आ गई थी, मगर वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक वो मेरी माँ की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करते जा रहे थे। मैं अपनी माँ की परेशानी देखकर बहुत परेशान रहती थी। मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो। अब हमारे सर पर छत भी नहीं थी। मेरा इंटर कंप्लीट हुए अभी 3 महीने गुजरे थे और मुझे कॉलेज में भी एडमिशन लेना था, मगर एडमिशन लेने के लिए मेरी माँ के पास पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हुए थे। उन्होंने मुझे शहर भेज दिया था और कहा था कि जाकर तुम अपने एडमिशन का बंदोबस्त करो, अभी तो इतने पैसे ही ले जाओ, थोड़े पैसों का इंतजाम मैं बाद में कर दूंगी। मैं जितने पैसे लेकर गई थी उन पैसों में मेरा एडमिशन हो गया था। मेरी माँ की बिना थी जो मेरा एडमिशन हो गया था, वरना मैं शायद कभी पढ़ ना पाती। मेरी माँ मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मेहनत में लगी हुई थी। उसके बाद पिताजी ने हम पर एक और मुसीबत डाल दी थी। पिताजी ने किसी कंपनी के एजेंट से बात की थी। उन्होंने अपने नाम पर लोन पास करवाया था। मेरे पिताजी को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो महंगी महंगी शराब पिया करते थे। मेरे पिताजी ने अपने शराब का कर्ज पूरा करने के लिए हमारा घर भी सस्ते दामों में बेच दिया था और अब वो इस लोन को लेने की तैयारी कर रहे थे ताकि महंगी से महंगी शराब पी सकें। हमें पता चला कि मेरे पिताजी ये हरकत करने जा रहे हैं, तो मेरी माँ ने पिताजी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अब ये सब कुछ मेरी माँ की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मेरी माँ जानती थी कि अब उनके पति ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी माँ ने खामोशी से अपना और मेरा सामान बांधा और हम दोनों माँ बेटी रात के अंधेरे में अपना गांव छोड़कर भाग गए थे। क्योंकि मेरी माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि पिताजी ने लोन ले लिया तो उसको चुकता कौन करेगा, उस लोन को भी मेरे पिताजी मेरी माँ पर ही डाल देंगे। मेरी माँ इतनी मुश्किल से मुझे पढ़ा रही थी, हम सबका गुजारा कर रही थी और मेरे पिताजी थे कि मेरी माँ को कर्ज तले दबाए जा रहे थे। हम लोग भागकर शहर आ गए थे। मेरी माँ ने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा पिता सुधर जाए, मगर वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। हम लोगों को इस शहर आने के बाद बहुत राहत मिली थी। मेरी माँ के पास कुछ पैसे थे, हमने एक किराए पर घर ले लिया था। मेरी माँ ने गांव की तरह यहाँ पर भी लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। इस शहर में बहुत महंगाई थी और जिस घर में हम रहते थे वो घर भी बहुत महंगा था। घर का गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने स्कूल में टीचिंग की जॉब करना शुरू कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं जॉब भी करती रहूँगी और अपनी पढ़ाई भी करती रहूँगी। अभी मेरी सैलरी बहुत कम थी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कमाया करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। यहाँ पर हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, क्योंकि यहाँ ना तो हमें पिताजी की टेंशन थी और ना ही मेरी माँ को मेरे पिताजी के जुल्मों का शिकार होना पड़ता था। इसी तरह कई साल गुजर गए। मैं डॉक्टर तो ना बन सकी, मगर हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी। हमारे पीछे वहाँ मेरे पिता का क्या हाल हो रहा था क्या नहीं, हमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की। हमें शहर आए हुए 7 महीने होने वाले थे। मैं हर रोज़ स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकलती, तो इस दौरान मैंने नोटिस किया था जब मैं स्कूल से निकलती हूँ तो कोई उस रास्ते पर मेरा पीछा करने लग जाता है और मैं जैसे ही पीछे पलटकर देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इस बारे में अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो पहले से ही मेरे लिए काफ़ी परेशान रहती थी। अब ये बात बताकर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने अब मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से मना कर दिया था कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग किराए के ही घर में रह रहे थे। मैंने अपनी माँ से कहा था कि अब आप आराम किया करो, आपकी बेटी इस लायक हो गई है कि आपका और अपना खर्च उठा सकती है। मेरे ऐसा कहने पर मेरी माँ को एक अजीब सी तसल्ली मिली थी और वो बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरी माँ कई सालों से नौकरी कर करके थक चुकी थी। लेकिन मैं अब उस इंसान की वजह से परेशान रहती थी जो मेरा पीछा किया करता था। मेरा पीछा क्या सच में कोई करता था या फिर ऐसा मेरा वहम था, ये मैं समझ नहीं पा रही थी।
क्योंकि ऐसा अब मेरे साथ हर बार होता था। जब जब मैं घर से निकलती थी तब तक मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी की नज़र मुझ पर पड़ रही है, और मैं जैसे ही पीछे पलटकर देखती तो कोई भी नहीं होता था। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं बहुत तंग आ गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस बारे में पता लगाऊं कि आखिर मेरा पीछा कौन कर रहा है, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी में इतने सुकून के दिन आए थे। अब मैं दोबारा से बेचैन रहने लगी थी, सिर्फ इसी वजह से कि मेरा पीछा कौन करता है। मगर काफ़ी दिन गुजर गए थे, मैं ये बात नहीं जान पाई थी। शायद कोई नहीं था, ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं शायद इस छोटी सी बात को लेकर ऐसे ही परेशान हो रही थी। मैं अपनी माँ को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी माँ को हर तरह का आराम देना चाहती थी। इसलिए इतना लंबे समय गुजर जाने के बाद भी मैंने इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताया था कि कोई मेरा पीछा करता है। ये बात मैंने छुपा दी थी। मैं खुद नहीं जानती थी कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है या फिर मेरी कोई गलतफहमी है। मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरी नौकरी काफ़ी अच्छी चल रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी काबिलियत देखते हुए 2 बार मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बस टेंशन तो इसी बात की थी कि जो हादसा मेरे साथ हर बार स्कूल से निकलने पर हो रहा था। एक दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि स्कूल की सारी ही टीचर्स मेरी फ्रेंड्स बन गई थी और हम सब लोग घूमने के लिए जाने वाले थे। जब हम लोग वहाँ घूमने के लिए गए तो मैंने देखा कि वहाँ भी कोई मेरा पीछा कर रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा अजीब अजीब सा क्यों लगता था। अब तो मैं स्कूल से भी नहीं निकल रही थी, मेरे साथ यहाँ स्कूल की टीचर्स मौजूद थी, तो फिर उनके होते हुए भी मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मुझे मम्मी की भी फिक्र होती थी। मैं बार बार उन्हें फ़ोन करके पूछती थी कि वो ठीक तो है ना। मम्मी कहती थी कि तुम मेरी तरफ से परेशान मत हुआ करो, तुम पहली बार तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई हो, तुम वहाँ खूब एंजॉय करो। और फिर फाइनली पूरे 1 हफ्ते की ट्रिप एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस अपने घर आ गए थे। मैं घर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि जिस घर में हम रेंट पर रहते हैं उस घर के मालिक चाहते हैं कि अब हम इस घर को खाली कर दें। मम्मी कहने लगी कि बेटा, घर को खाली करने के बाद हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, तुम दूसरा घर तलाश करना शुरू करो। मैंने दूसरे घर की तलाश करना शुरू कर दिया था। मैं बहुत परेशान थी कि मकान मालिक को हमें इस बारे में पहले बताना चाहिए था। वो घर खाली करवाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी मैं कहाँ से घर की तलाश करूं, क्योंकि हमें तो अपने बजट में बैठने वाला ही घर देखना था। और अब जल्दबाजी में मुझे जितने भी घर रेंट पर मिल रहे थे उन सभी का रेंट बहुत ज़्यादा था, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मकान मालिक ने हमें घर खाली करने के लिए 2 दिन का टाइम दे दिया था। अब इस 2 दिन में मुझे बहुत कुछ करना था। मैं अपनी क्लासरूम में छुट्टी हो जाने के बाद परेशान सी बैठी हुई थी, तभी स्कूल के प्रिंसिपल क्लास में आए और मुझे परेशान बैठा हुआ देखकर कहने लगे कि मिस, आपको घर नहीं जाना, पूरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सभी लोग जा चुके हैं। मैंने कहा जी सर, मैं बस जा ही रही हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से उठने लगी थी, तभी प्रिंसिपल ने फिर से मुझे रोक लिया और कहने लगे कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया तो वो कहने लगे कि बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैंने कहा आप मेरी मदद काफ़ी कर चुके हैं, आपने 2 बार मेरी सैलरी बढ़ा दी है और वैसे भी आप मुझे टाइम से पहले सैलरी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं। प्रिंसिपल सर कहने लगे कि नहीं नहीं, आपको मेरा एहसानमंद होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काबिल टीचर हैं। ऐसे टीचर को अपने स्कूल में रखने के लिए प्रिंसिपल को टीचर की मदद करनी ही होती है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए देता हूँ। हमारा एक मकान खाली पड़ा हुआ है, कुछ दिनों पहले हमने उसमें से किराएदार निकाल दिए थे, अभी कोई नए किराएदार नहीं रखे हैं। अगर आप चाहो तो अपनी मम्मी के साथ वहाँ पर रह सकती हो। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपको एडवांस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रेंट लेट भी हो जाया करेगा तब भी कोई बात नहीं। प्रिंसिपल सर ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। घर आकर मैंने मम्मी को जब इस बात के बारे में बताया तो मम्मी भी खुश हो गई थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रिंसिपल सर लगभग 27 साल की उम्र के थे। ये स्कूल उनके पिता का था, मगर उनके पिता के मरने के बाद उन्होंने स्कूल की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी थी। अगले ही दिन हमने वो घर खाली करने के बाद प्रिंसिपल सर के घर में अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ बेफिक्री से रह रहे थे, क्योंकि ये घर बहुत अच्छा था।
मैं प्रिंसिपल सर को अपनी सैलरी से ही रेंट कटवा दिया करती थी, लेकिन मैं अभी भी परेशान थी क्योंकि मुझे अभी भी यही लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हम इस नए घर में जब से आए थे मैंने देखा था कि हमारे घर के गेट के थोड़ी सी ही आगे एक ऑटो वाला हमेशा खड़ा रहता था। इस घर से मुझे स्कूल बहुत दूर पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही स्कूल चली जाया करूंगी। मुझे लगा कि शायद इस ऑटो वाले का घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, तभी तो वो अपनी ऑटो ज्यादातर यहीं खड़ी करता है। एक दिन मैं इस ऑटो वाले की ऑटो में झांक कर देखने लगी तो ये ऑटो वाला कहने लगा कि कहाँ जाना है मैडम, बताओ। तो मैंने उसे स्कूल का एड्रेस बताया था। ये ऑटो वाला मुझे स्कूल तक लेकर चला गया था। अगले दिन भी मैं इसी की ऑटो में बैठकर स्कूल चली गई थी और फिर उसके बाद ऐसा ही होने लगा था। अब मैं हर बार ही इसी की ऑटो से जाया करती थी। एक दिन इस ऑटो वाले ने मुझसे बड़ा ही अजीब सवाल किया था। वो कहने लगा कि आपकी शादी हो गई है। मैंने इसे चौंक कर देखा। मैंने कहा, तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप किसी को पसंद तो नहीं करती या फिर आपकी कहीं मंगनी तो नहीं हो गई? मैंने कहा कि नहीं नहीं, ना तो मेरी मंगनी हुई है और ना ही मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो वो कहने लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, देखना मैडम, एक दिन मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। उसकी ऐसी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इतनी बड़ी बात कह रहा था? मैंने कहा था कि ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तो वो मेरी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा। इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई पागल इंसान है। मैं तो उसे पैसे देकर अपने स्कूल के अंदर आ गई थी, मगर ना जाने क्यों बच्चों को पढ़ाते समय मेरे दिमाग में बार बार इस ऑटो वाले की बातें घूम रही थी। अगले दिन फिर से जब मैं उसकी ऑटो में बैठी तो उसने फिर से मुझसे वही बात कही, देखना एक दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी जरूर होगी। मैं फिर से कंफ्यूज हो गई। हालांकि उसका काम इतना होता था कि वो हर रोज मुझे मेरे घर से स्कूल ड्रॉप किया करता था, मगर कभी भी उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने ये बात अपने ही स्कूल की एक टीचर को बताई तो वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि वो ऑटो वाला जरूर कोई पागल इंसान होगा। मैंने भी उससे यही कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। कहाँ मैं खूबसूरत जवान पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ वो मोटा सा काला सा उम्रदार आदमी जो मुझसे शादी करने की बात करता है, वो कोई पागल ही होगा। ये बात सोचकर मैंने उस आदमी की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, मगर मैंने नोटिस किया था कि वो बाकी किसी से ऐसी बात नहीं कहता था। जब भी मैं उसके ऑटो में बैठती तो वो मुझसे यही कहता था कि तुम्हारी मेरे साथ एक न एक दिन शादी जरूर होगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। उस ऑटो वाले की बातों पर तो अब मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था और जब से मैं इस ऑटो वाले के साथ इसके ऑटो में बैठकर स्कूल जाने लगी थी, मुझे एक तरह का सुकून रहता था। ऐसा लगता था जैसे अब किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऑटो वाला मुझे छोड़ने स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। मैंने सोचा कि आज मैं पैदल ही चली जाती हूँ। मैं जब स्कूल के रास्ते पर पैदल चल रही थी तो मैंने देखा कि 2 गुंडे वहाँ पर आ गए थे। वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी इज्जत इन दोनों गुंडों के हाथों नीलाम होने वाली है। वो दोनों मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं तेज तेज भाग रही थी। तभी अचानक मेरी टक्कर किसी से हुई और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो मैं दंग रह गई थी कि जिस इंसान ने मुझे संभाला था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल सर थे। मेरी जान में जान आई थी। प्रिंसिपल ने जब उन लोगों की तरफ लपकने की कोशिश की तो वो दोनों ही गुंडे वहां से भाग गए थे। मैंने प्रिंसिपल सर से कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, वरना ना जाने आज मेरे साथ क्या होता। प्रिंसिपल सर मुझे अपने साथ स्कूल ले गए थे और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि वो मुझे खुद स्कूल से घर और घर से स्कूल लाने की जिम्मेदारी उठाएंगे। मैंने उनसे मना भी किया था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी कि आखिर प्रिंसिपल सर मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होने लगे थे। एक दिन मुझे इस बात के बारे में भी पता चल गया कि आखिर वो मुझ पर इतने मेहरबान क्यों होते थे। जब उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। जिस दिन से तुम इस स्कूल में आई हो उसी दिन से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है,
क्योंकि तुम एक काबिल और होनहार टीचर हो और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मैंने अभी प्रिंसिपल सर से शादी के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी मोहब्बत के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी। मेरे मन में भी उनके लिए प्यार मोहब्बत भरी फीलिंग्स जागती थी। मैंने कहा था कि आपको अपनी फैमिली को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजना होगा, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। उस दिन मैं बहुत खुश थी और जब मैं अपने घर गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत परेशान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? तो माँ कहने लगी कि बेटा, कल स्कूल से घर मत आना। मैंने माँ से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हो? घर नहीं आऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ? माँ कहने लगी कि बेटा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, प्लीज़ तुम कल स्कूल से घर मत आना। तुम कल सुबह जब स्कूल के लिए जाओ तो अपनी किसी दोस्त वगैरह के घर चली जाना और 2-3 दिन वहाँ पर गुजार कर आना। मैंने माँ की किसी बात को नहीं समझा था कि वो क्या कहना चाह रही थी, मगर मैंने इतना ज़रूर देखा था कि वो बहुत परेशान थी, और वो परेशान सिर्फ अभी से ही नहीं थी, बल्कि पिछले 2-3 दिन से परेशान थी। मैं स्कूल के काम में इतनी घिरी हुई थी कि मुझे उनकी परेशानी तसल्ली से पूछने का मौका ही नहीं मिला था। फिलहाल मेरे लाख पूछने के बावजूद भी मेरी माँ ने मुझे अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताया था। उस रात तो जैसे तैसे मैं अपने कमरे में जाकर सो गई थी। सुबह जैसे ही मैं उठी तो मेरी माँ ने मुझे मेरा सामान बांध कर दे दिया और कहने लगी कि ये तुम्हारा सामान है, 2-3 दिन तक तुम यहाँ पर मत आना। मैंने अपनी माँ से कहा, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हो? माँ ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस बारे में कुछ ना ही पूछो तो अच्छा होगा। बस तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी और तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें कब आना है। अभी तुम यहाँ से जाओ। मेरी माँ ने मुझे घर से निकालकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिलहाल मैं अपने सामान सहित स्कूल चली गई थी। फिर जब छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं सोचने लगी कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊं या फिर अपने घर जाऊं। प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, क्योंकि अब वो ही मुझे स्कूल से घर ले जाते थे और घर से स्कूल। मगर आज तो मेरी माँ ने मुझे मना किया हुआ था कि मुझे घर नहीं जाना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर से कह दिया कि आप मुझे मेरी दोस्त दीपिका के घर छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा भी था कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उनसे कह दिया कि नहीं, आज मुझे अपनी दोस्त से मुलाकात करनी है। इसलिए प्रिंसिपल सर सामान को देखकर समझ तो रहे थे कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो भी मुझसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं पूछ सकते थे। उन्होंने मुझे मेरी दोस्त के घर पर छोड़ दिया था। मैंने अपनी दोस्त को बताया था कि मैं तुम्हारे घर पर 2-3 दिन के लिए आई हूँ। उसे भी कोई एतराज़ नहीं था। मैं उसके घर पर आराम से रह सकती थी, क्योंकि वो अकेली ही अपने घर में रहती थी। उसकी सिर्फ 2 बहनें थीं और वो दोनों बहनें जॉब करती थीं। मुझे अभी अपने दोस्त के घर आए हुए 2 घंटे गुजर गए थे। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। आखिर माँ ने मुझे घर आने के लिए मना क्यों किया? आखिर माँ क्या कर रही है? फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मुझे डर लगने लगा था। एक अजीब सी घबराहट सवार होने लगी थी। इसलिए मैंने ना कुछ सोचा और ना समझा और अपने दोस्त के घर से निकल गई थी। मुझे याद आया कि ज़रूर कोई बड़ी बात ही होगी। मेरी माँ किसी मुसीबत में फंस गई तो क्या होगा? मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अपने घर की तरफ जाने लगी, तभी रास्ते में मुझे प्रिंसिपल सर का फ़ोन आ गया। मेरी आंखों में पहले से ही आंसू थे। मैं अपनी गलती पर पछता रही थी कि मुझे अपनी माँ की बात को नहीं मानना चाहिए था। इतनी ही देर में प्रिंसिपल सर की कॉल आई। मैंने जब उनसे हेलो बोला तो वो समझ गए थे कि मैं रो रही हूँ। प्रिंसिपल सर घबरा गए और कहने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मैं अभी और इसी समय अपने घर जा रही हूँ। मेरी माँ का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्रिंसिपल सर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखना। ये कहकर हम दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वहाँ पर बहुत भीड़ लग रही थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं जल्दी से घर के अंदर घुसी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे घर में वही ऑटो वाला आदमी बैठा हुआ था। वो दूल्हा बना हुआ था, जबकि मेरी माँ दुल्हन के कपड़ों में मौजूद थी। ये सब क्या हो रहा था? पंडित जी भी मौजूद थे, जो मंत्र पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। मैं जैसे ही अपनी माँ के पास पहुंची तो मेरी माँ ने मुझे देखा और वो कहने लगी कि तू यहाँ पर क्यों आई है? अब मैं समझ गई थी
कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ से निकाल कर शादी रचाने के बारे में सोच लिया था। माँ ने कहा, मैंने तुझे मना किया था ना। इससे पहले मैं कुछ और सोचती, एक आदमी ने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे धक्का देकर मेरी माँ के बराबर में बिठा दिया। तभी मुझे पता चला कि ये वही एजेंट है जिसने मेरे पापा को पैसे दिलवाए थे, जिसके बाद मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। अब वो लोन के पैसे हमसे वसूलना चाहता था। पहले उसने अपने गुंडे भेजकर मुझे मारने की कोशिश की थी। वो गुंडे मेरी इज्जत खराब नहीं करने आए थे, बल्कि मुझे पकड़कर मारना चाहते थे। और इससे पहले भी उसके आदमी कई बार मेरा पीछा कर चुके थे, मगर उसे मारने से ज़्यादा मेरे घर आना बेहतर लगा। इसलिए वो ऑटो वाला बनकर मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी माँ से मिलने यहाँ आता था और मेरी माँ को ब्लैकमेल किया करता था कि तुम दोनों माँ बेटी मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पिता ने जब उसके लोन के पैसे चुकता नहीं किया तो उसे पता चला कि मेरे पिता की पत्नी और एक बेटी भी है। वो हमें तलाश करने लगा और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे पता ही चल गया कि हम इस शहर में रहते हैं। वो मेरी माँ को घर जाकर धमकाया करता था, या तो वो उससे शादी करे या फिर अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे। लेकिन मेरी माँ मेरी ज़िंदगी के बदले अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पिता ने शुरू से लेकर अब तक हम लोगों के साथ बहुत गलत किया और ये एजेंट भी बहुत ख़तरनाक आदमी था। ये अपना भेष बदलकर यहाँ मेरी माँ से मिलने आता था। मैंने उस ऑटो वाले से कहा कि प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो, तो वो कहने लगा कि तुम मेरे पैसे दे दो, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी और मेरी माँ की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा, अगर तुम लोगों की नीयत ही नहीं है मेरे पैसे देने की, तो फिर मैं तेरी ही बेटी से शादी करूंगा। ये अभी जवान है और खूबसूरत है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और पंडित जी से कहने लगा कि मंत्र पढ़ना शुरू करो। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इतनी ही देर में धड़ाम से दरवाज़ा खुला और पुलिस हमारे घर के अंदर आ गई थी। पुलिस को देखकर हम सब हैरान रह गए थे कि पुलिस को यहाँ किसने बुलाया था। फिर मुझे पता चला कि पुलिस को तो प्रिंसिपल सर लेकर आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर परेशान देख लिया था और वो समझ गए थे कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, इसलिए वो पुलिस को लेकर मेरे घर आ गए थे। और यहाँ आने के बाद पुलिस को सब कुछ पता चल गया था। पुलिस ने उस ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। मेरे पिता मर गए, मगर उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी माँ को परेशान किया। शायद उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को बहुत तंग किया। प्रिंसिपल सर ने उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई थी और फिर प्रिंसिपल सर ने मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उन्होंने मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लिया और उन्होंने मेरे साथ शादी कर ली। मैं अब प्रिंसिपल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मैं उन मर्दों से यही कहना चाहूँगी कि अपने गलत शौक पूरे करने के लिए किसी को मुसीबत में मत डालो। सामने वाले की मजबूरी समझो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शौक पूरे करते करते आपसे तंग आने वाला इंसान खुद बर्बाद हो जाए, क्योंकि जीते जी तो तुम जो चाहे कर सकते हो, मगर मरने के बाद तो तुम्हें माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं मिलेगा। मेरे पिता को उनके किए की सज़ा जीते जी तो नहीं मिल सकी, मगर मुझे उम्मीद है कि भगवान ने उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर दी होगी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को बहुत सताया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।